महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर महापालिकाओं के लिए हुए चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष का पूरी तरीके से सफाया कर दिया। राज्य के 29 में से 23 नगर निगमों में बीजेपी गठबंधन आगे है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक में गठबंधन को बहुत बड़ी बढ़त हासिल हुई। बीजेपी ने मुंबई में पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया है और 45 साल में पहली बार बीएमसी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर साफ तौर पर दिखा दिया। प्रदेश के सभी निगमों में सबसे अहम आपको बता दें कि महानगरपालिका बीएमसी है और बीएमसी की 227 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को यहां पर 118 सीटें मिलती हुई दिखी हैं। बीजेपी उम्मीदवार फिलहाल 90 सीटें और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 28 सीटें पर बढ़त है। इस तरीके से मुंबई पूरी तरीके से आपको बता दें कि भगवा में होती हुई दिखाई दी। बीएमसी चुनाव में भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया। बीजेपी पहली बार मुंबई में अपना मेयर बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। बता रहे हैं कि बीएमसी के इतिहास में अब तक बीजेपी का कोई नेता मेयर नहीं बन पाया था। बीजेपी ने अपने गठन के 45 साल के बाद जाकर मुंबई में मेयर बनाने की पोजीशन हासिल कर ली। बता रहे हैं कि महानगर पालिका बीएमसी की 27 सीटें हैं। मेयर के बहुमत का आंकड़ा 114 का होता है। अभी तक के रुझानों के लिहाज से बीजेपी को 90 सीटें और शिंदे की शिवसेना को 28 सीटों पर बढ़त है, या फिर आपको ये बोल दें कि साफ तौर पर जीत मिल ही चुकी है। इस तरीके से महायुति को 118 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। ऐसे में बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल है, तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 63 सीटों पर बढ़त है और आपको बता दें कि जीत दर्ज हो चुकी है। कांग्रेस 12 सीटों पर आगे है, तो मनसे के 6 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अजीत पवार की एनसीपी तक सीट और अन्य पार्टियों के उम्मीदवार 9 सीटों पर लगातार विजयी हैं। इसके चलते बता रहे हैं कि बीजेपी आसानी से अपना मेयर मुंबई में बना सकती है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। इस तरीके से 45 साल के बाद पहली बार मुंबई के बीएमसी चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर साफ तौर पर यहां पर अपने आप को साबित करती हुई नजर आई है। बता रहे हैं कि बीएमसी ने बीजेपी का जलवा साफ तौर पर देखने को मिला। ऐसे में बीजेपी मुंबई में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में खड़ी नजर आई। बता रहे हैं कि बीजेपी मुंबई में पहली बार अपना मेयर बनाने की पोजीशन में पहुंच गई है। पिछली बार 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 82 सीटें जीती थी और शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। हालांकि महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार होने के चलते बीजेपी ने शिवसेना को समर्थन कर दिया था, लेकिन इस बार सियासी बाजी बहुत बड़े पैमाने पर पलट गई। महाराष्ट्र के मुंबई को आखिरकार 4 साल बाद मेयर मिलने जा रहा है। मुंबई के मेयर का पद संभालने वाली आखिरी शख्स शिवसेना की किशोरी पेडनेकर थी, जिन्होंने 22 नवंबर 2019 से 8 मार्च 2022 तक का ये पद संभाला था। हालांकि तब शिवसेना उद्धव और शिंदे के बीच कोई भी चीज बटी नहीं थी, लेकिन अब शिवसेना 2 धड़ों में बट चुकी है और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ा और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने राज ठाकरे की मनसे के साथ मिलकर किस्मत आजमाई। मुंबई के बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने शिंदे की पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी को सियासी धूल साफ तौर पर चटा दी। बीजेपी ने 2017 के बीएमसी चुनाव से 8 सीटें ज्यादा जीती हुई साफ तौर पर दिखा दी, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 19 सीटें कम मिलती दिख रही हैं। इतना ही नहीं, उद्धव विपक्ष के साथ मिलकर भी अपना मेयर बनाने की स्थिति में नहीं है और बीजेपी की स्थिति साफ हो गई है। मुंबई में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके चलते अब पार्टी अपना मेयर बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। कि आज वो जनता का विश्वास खो बैठे हैं। नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में तेजी से विकास को गति देने वाली, सुशासन देने वाली व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तो वर्षों बाद एक पूर्ण बहुमत की महायुति की भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की दोनों पार्टी की मिलके पूर्ण बहुमत वाली एक अच्छी शासन हम आगे चल के देख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम मुंबई में देखे। मेरे खुद के क्षेत्र उत्तर मुंबई में रिकॉर्ड सेटिंग विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की हुई है। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी ने जो अनैतिक
गठबंधन बनाया था उसको मुंह तोड़ जवाब मुंबई की जनता कि महाराष्ट्र की धरती जो भारत के सांस्कृतिक गौरव का केंद्र रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य जहां से प्रारंभ हुआ, जहां से लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया और जो राष्ट्रवाद के विचारों की उर्वरा भूमि रही है, और जो आज मुंबई जो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का आर्थिक राजधानी हो, तो मैं कह सकता हूं भारत के सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक समृद्धि दोनों के लिए विकास की इस नई इबारत को जो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में लिख रहे हैं, उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है। मैं अपने लिए कहूंगी, मेरी जीत के लिए कहूंगी, मैं यही कहूंगी कि हमारे जो विकास है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश में और महाराष्ट्र में विकास के लिए बहुत सहकार या सहयोग किया है, उसी तरह से हमारे देवेंद्र जी ने जो किया है, हमारी युति ने जो किया है, उसकी जीत है। ठीक है, जनता ने जिसको वोटों से नवाजा उनका लीडर बनेगा और जिसको भी चाहे मेयर बनाए, लेकिन हम तो हमारी बात करें कि हमारा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा हुआ। इतना समझिए आप, इतनी वेव के अंदर हमारे को इतनी जगहों पे कामयाबी मिलना, तो ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता की दुआ है और हमारे पार्टी की पूरी मेहनत है। देखिए हमारी पार्टी के असद ओवैसी साहब आए, अकबर ओवैसी साहब आए, बिहार के हमारे नेता हैदराबाद से आए, यूपी से आए, और तमाम लोगों ने, हम सब ने मिलकर कलेक्टिवली एक मेहनत की। ये मेहनत का फल है, मेहनत का नतीजा है कि आज आप देख रहे हो कि चुनाव के रिजल्ट कितने अच्छे आ रहे हैं हमारे फेवर में। देखिए पूरी जैसे मैंने पहले दिन से कहा था, सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है और इसलिए मैं महायुति के सभी मेरे नेतागणों को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष रवि चौहान जी को, हमारे एकनाथ शिंदे जी को दिल से अभिनंदन। तो अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मुंबई स्थित भाजपा मुख्यालय में विजयी नायक की तरह स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीएमसी समेत 25 नगर निगमों में भाजपा और महायुति की ऐतिहासिक जीत का धन्यवाद दिया। उन्होंने इस जीत को रिकॉर्ड तोड़ जनादेश करार दिया और कहा कि जनता का साफ संदेश है कि वह विकास और ईमानदारी चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं महाराष्ट्र की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूं। 29 नगर निगमों में से 25 भाजपा या महायुति गठबंधन ने जीते हैं। बीएमसी पर भी महायुति का झंडा लहराएगा। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विकास के एजेंडे को जनता तक पहुंचा दिया और लोगों ने इसका बड़े पैमाने पर समर्थन कर दिया। ये रिकॉर्ड तोड़ जनादेश ये दर्शाता है कि लोग विकास और ईमानदारी चाहते हैं। मैं बाला साहब ठाकरे को भी उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। फडणवीस ने आगे कहा कि उनका एजेंडा अब भी विकास रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा हिंदुत्व है और हमें इस पर गर्व है। हिंदुत्व और विकास को अलग नहीं किया जा सकता। जो लोग हिंदुत्व को जीवन पद्धति मानते हैं, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। आगे भी सरकार का एजेंडा विकास ही रहेगा। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और जिम्मेदार व्यवहार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि जीत के बाद किसी तरीके का उन्माद ना हो। जनता से हमें उनकी सेवा के लिए उन्होंने चुना है, ना कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए। उन्होंने अपने संबोधन में पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन और नितिन गडकरी का विशेष रूप से धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगियों को भी आभार जता दिया और बताया कि उन्होंने एकनाथ शिंदे से फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी, जिस पर शिंदे ने भी शुभकामनाएं दी हैं। फडणवीस ने उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा के दिन रात मेहनत की और इस ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि महापौर के चुनाव के बाद पार्टी की ओर से भव्य उत्सव मनाया जाएगा। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में
महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। देवा भाव के ऊपर दिखाया हुआ विश्वास है। लोग प्रगति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और इसी का नतीजा महानगर पालिका के चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है। नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी थी और आज महानगर पालिका के चुनाव में भी महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमारी पार्टी एक नंबर की पार्टी। अभी उनको ढूंढना पड़ेगा। कल ही हमने बोला है कि जिस प्रकार से पराभव होने वाला है उसके कारण ढूंढो, तो उस प्रकार से उनकी नई स्क्रिप्ट ये अभी चालू पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। पार्टी की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर पार्टी संगठन और सियासी गलियारों में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। फिलहाल भाजपा में नितिन नवीन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी उन्हें ही निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है। इससे पहले 13 जनवरी को सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई थी कि नितिन नवीन 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि नितिन नवीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से ही उन्हें पार्टी के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि भाजपा ने इससे पहले साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था। नड्डा का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बाद उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। फिलहाल जेपी नड्डा केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में पार्टी संगठन और सरकार दोनों की जिम्मेदारियों को अलग अलग करने के नजरिए से भी एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। उनके अनुसार 19 जनवरी को शाम दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। उसी शाम बता दें कि 5 बजे से 6 बजे के बीच उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो 20 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। इसके बाद उसी दिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। ये पूरी चुनाव प्रक्रिया दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में ही संपन्न होगी। हालांकि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का यह कहना है कि इस बार भी अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुनाव की पूरी संभावना है। ऐसे में नितिन नवीन का नाम सबसे आगे है। नितिन नवीन की उम्र फिलहाल 45 साल है और यदि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वह भाजपा के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इससे पार्टी के भीतर पीढ़ीगत बदलाव और युवाओं को आगे लाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जाए। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही भाजपा में करीब 80% युवाओं को आगे लाने का रास्ता साफ हो गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भले ही नई संगठनात्मक टीम बनने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि नई टीम में महासचिव, सचिव और मंत्री जैसे अहम पदों पर ज्यादातर 50 साल से कम उम्र के नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसका सीधा मकसद संगठन को ज्यादा सक्रिय, ऊर्जा से भरपूर और भविष्य की राजनीति के लिए तैयार करना है। अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम की भूमिका बेहद अहम है। माना तो यह भी जा रहा है कि नितिन नवीन अपनी टीम का गठन इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखकर करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार आमतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने जूनियर या समकक्ष नेताओं को महासचिव और सचिव जैसे पदों पर नियुक्त करते हैं ताकि संगठन में संतुलन बना रहे और नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार हो पाए।
पिछले 6 महीने में भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर कई अहम फैसले लिए। 3 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। जुलाई में हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद दिसंबर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इस पद के लिए उनके अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। तो वहीं जनवरी में झारखंड में आदित्य साहू को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। इन घटनाक्रमों में साफ तौर पर यह संकेत देते हैं कि भाजपा संगठन के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया सुनियोजित और रणनीतिक ढंग से आगे बढ़ती है। पार्टी का फोकस युवा नेतृत्व, चुनावी मजबूती और संगठनात्मक अनुशासन पर है। 20 जनवरी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही भाजपा के संगठनात्मक भविष्य की दिशा में काफी हद तक स्पष्टता आ जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यह बदलाव आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 की राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान में लगातार बिगड़ती स्थिति और बढ़ती असुरक्षा के बीच भारत सरकार ने एक बार फिर अपने नागरिकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिक ईरान की यात्रा से बचें और जो लोग वहां पर पहले से मौजूद हैं वे उपलब्ध किसी भी सुरक्षित माध्यम से देश छोड़ने की कोशिश करें। विदेश मंत्रालय ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए विशेष विमान सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल ईरान में करीब 9000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या में छात्रों की संख्या है और विभिन्न मेडिकल और तकनीकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई छात्र कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि ईरान की मौजूदा स्थिति को लेकर भारत सरकार बेहद गंभीर है और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम ईरान में स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अपने नागरिकों के कल्याण के लिए जो जरूरी कदम होंगे उनको उठाया जाएगा। भारत सरकार उन्हें जरूर पूरा करेगी। दरअसल ईरान में दिसंबर 2025 से शुरू हुआ आर्थिक संकट अपने बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे शासन विरोधी हिंसक आंदोलन में बदल रहा है। देश के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी, सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के इंटरनेट ब्लैकआउट की खबरें सामने आ रही हैं। कई शहरों में कर्फ्यू लगाए जाने और टैंकों की तैनाती तक की रिपोर्ट सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इन प्रदर्शन में अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है। हालांकि ईरानी सरकार ने आधिकारिक आंकड़े साझा तो नहीं किए हैं। इन स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने इससे पहले 14 जनवरी को भी ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा पूरी तरीके से टालने की सलाह दे दी गई थी। साथ ही ईरान में मौजूदा भारतीय, चाहे वो छात्र हो, तीर्थयात्री हो, व्यापारी हो, पर्यटक हो, सभी से कहा गया था कि वे कमर्शियल फ्लाइट्स या किसी अन्य सुरक्षित माध्यम से जल्द ईरान को छोड़ दें। लेकिन स्थिति बिगड़ने और कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस द्वारा उड़ानें निलंबित किए जाने के कारण बड़ी संख्या में भारतीय अब भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिसके कारण लगातार परेशानी जो है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि जल्द ही वो अपनी फ्लाइट जो है वो वहां पर भेजेंगी और एक विशेष अभियान चलाकर भारतीयों को सुरक्षित वहां से लाने का जो काम है वो भी पूरी तरीके से यहां पर किया जाएगा। तो ईरान यात्रा ना करने की भारतीयों को फिलहाल सलाह दी गई है। ईरान में करीब 9000 भारतीय नागरिक इस वक्त मौजूद हैं। ज्यादातर भारतीय छात्र हैं। सुरक्षा को लेकर चिंता भी है। भारत ने नागरिकों की निकासी की तैयारी शुरू कर दी है। 16 जनवरी से स्पेशल फ्लाइट्स चलाने की योजना अब देखने को मिलेगी। तेहरान से दिल्ली लाए जाएंगे सभी भारतीय छात्र। हिंसा, कर्फ्यू और इंटरनेट ब्लैकआउट की रिपोर्ट भी अब तक सामने आ चुकी है। तो फिलहाल ईरान यात्रा ना करने की सलाह साफ तौर पर दे दी गई है और 9000 भारतीय नागरिक अब भी मौजूद है, जिनको बचाने की कवायद 16 तारीख से शुरू हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए उनके विभाजनकारी एजेंडे को बेनकाब कर दिया। भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान लगातार यूएन मंचों का दुरुपयोग करता है और जम्मू कश्मीर जैसे आंतरिक मुद्दों को उठाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश करता है। भारत के सख्त रुख ने न केवल पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल दी, बल्कि उनके राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के एजेंडे पर भी सवाल खड़े कर दिए।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र में संगठन के कार्य पर महासचिव की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान भारत के संयुक्त राष्ट्र स्थायी मिशन में काउंसलर की तरफ से पाकिस्तान को सीधी फटकार लगाई गई। दरअसल इस सत्र के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। बता दें कि उन पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर किसी भी तरीके की टिप्पणी न केवल अनुचित है बल्कि वास्तविकता से पूरी तरीके से परे है। बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये पुरानी आदत बन चुकी है कि वह बहुपक्षीय मंचों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों और प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है, विभाजनकारी भड़काऊ एजेंडे को आगे बढ़ाता है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि स्वनिर्णय का अधिकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित एक मूलभूत सिद्धांत है, लेकिन इसका इस्तेमाल लोकतांत्रिक और बहुलवादी देशों में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि उसे निराधार आरोपों और झूठे दावों के सहारे ऐसी तस्वीर पेश करने से बचना चाहिए जो जमीनी हकीकत में मेल नहीं खाती। भारत ने बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयानों पर निशाना साधा और कहा कि इस तरीके की बयानबाजी केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है जिसका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई स्थान होता ही नहीं है। कश्मीर मुद्दे पर भारत का रुख एक बार फिर बेहद स्पष्ट है। दो टूक साफ तौर पर कह दिया गया। भारत ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत का आंतरिक मामला है और इस पर किसी भी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी बिल्कुल भी स्वीकार यहां पर नहीं की जाएगी। साफ शब्दों में इस बात को एक बार फिर से दोहरा दिया गया है। आपको बता दें, मानवाधिकार जैसे मुद्दों को उठाया गया। 3 प्रमुख स्तंभों पर ठोस परिणाम देने की अपेक्षा लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी संघर्षों और संकटों के बीच दुनिया की निगाहें यूएन पर टिकी हैं, लेकिन कई मामलों में संगठन की निर्णायक कार्रवाई की क्षमता पर सवाल खड़े होते ही हैं। भारत ने यह भी चिंता जता दी है कि जब संयुक्त राष्ट्र अपने मुख्य दायित्वों पर प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर पाता तो उसकी प्रभावशीलता, वैधता और विश्वसनीयता प्रभावित हो जाती है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामलों में खास तौर पर स्पष्ट दिखाई देती है। भारत ने कहा कि जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध, हिंसा और मानवीय संकट जारी है तब वैश्विक समुदाय ये उम्मीद करता है कि संयुक्त राष्ट्र ठोस कदम उठाए और मानव पीड़ा को कम करने में निर्णायक भूमिका निभाए। अपने संबोधन में भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को भी प्रमुखता के साथ उठाया। बता दें, उन्होंने कहा कि भारत लगातार ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों को सभी यूएन मंचों पर सामने लाने का प्रयास करता है, लेकिन अभी जो स्थिति है इसके लिए समन्वित और केंद्रीय फॉलोअप कार्रवाई की जरूरत है। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र में भारत का ये रुख बेहद ज्यादा सख्त रहा।